Hello student, welcome to the fourth lecture of P block elements and we are actually doing the group 13 elements का part. Group 13 में we have discussed the first compound that is borax. Borax में हम लोग ने preparation properties and uses हम लोग ने discuss कर लिया था. आई थिंक सबको बोरेक्स का जो एक्वा सोल्यूशन का कंसेप्ट समझा होगा. उसके बाद में हीटिंग इफेक्ट मैंने समझाया था. उसके बाद में बोरेक्स स्पीड टेस्ट हम लोग ने डिस्कस किया था. तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ एक ही कंपाउंड डिस्कस करेंगे दैट इज going to the very important orthoboric acid. और नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज लेक्चर नंबर 5 में we will be dealing with डाइबोरेन. नाउ स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भी हम लोग प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस को कवर करेंगे, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे. बट बोरॉन के जितने भी कंपाउंड्स हैं अगेन आई एम सेइंग उनको मेरा जो रेटिंग रहेगा वो थोड़ा हाई रहेगा बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स माने जाते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड. The formula of this compound is H3BO3. Orthoboric acid. Correct. Now let us, अगर हम लोग इसका एक बार स्ट्रक्चर देखें तो ये हम लोग लिखते हैं H3BO3. इसको आप एक्चुअल में देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज तो ये BOH थ्राइस होता है. मतलब एक बोरॉन के ऊपर कितने 3 OH होता है. ठीक है. सो अगर कभी पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर. ये एक लुईस एसिड की है. ठीक है, वो सब हम लोग प्रॉपर्टीज में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ प्रिपरेशन फर्स्ट. प्रिपरेशन की बात करते हैं. ये हम लोग प्रिपेयर करेंगे. आपने देखा होगा बोरेक्स में मैंने प्रिपरेशन नहीं सिखाया था बिकॉज वो तो खुद ही क्या था उसका और था. और उसके अंदर फिर भी मैंने बताने के लिए बता दिया था इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोलेमेनाइट और बोरिक एसिड. तो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड और थ्रू बोरिक एसिड सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम बोरेक्स. फ्रॉम बोरेक्स, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ना ध्यान से सुनो. बोरेक्स से कैसे बनाया जाता है? द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, aqueous solution of borax is treated with, important, it is treated with concentrated H2SO4. बहुत इजी है. aqueous solution of borax is treated with concentrated H2SO4. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा. सबको पता है बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7. ठीक है ना, वो डॉट NH2 तो वो तो वाटर में चला गया, डॉट है. नाउ अगर हम लोग इसका रिएक्शन कर दे H2SO4 के साथ, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, दो रिएक्शन है H2SO4 के साथ, तो बच्चों हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? Na2SO4. ये तो आयनिक कंपाउंड है. Na2SO4 बन जाएगा Na2SO4 प्लस टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7. नाउ एक्वस सॉल्यूशन है तो H2B4O7 जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था. विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O? 5 moles of H2O to forms 4 moles of what? H3BO3 which is nothing but boric acid. H3BO3 बैलेंस है कि नहीं देख लो बच्चों. 10 और ये 12 हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन 12 हो गया, बोरॉन 4 है और ऑक्सीजन कितना है? 7 + 5 12, 4 3 12. so the reaction is balanced. अगर किसी स्टूडेंट को और डिटेल में समझना है तो वो ये भी समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 क्या लिखा है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स. बच्चों हम लोग पी ब्लॉक बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं, क्योंकि देखो अगर मैं एज इट इज एनसीईआरटी के रिएक्शंस बोर्ड पे लिखूंगा तो आप लोगों को बेटा कुछ मजा नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये तो एज इट इज सर ने लिख दिया बेटा. वो तो आप लोग भी कर सकते थे, बट एक्स्ट्रा क्या पढ़ा? चीजों को समझना है बच्चों. देखो एक तो रट्टा मारने में और एक समझ के लर्न करने में जमीन आसमान का फर्क है. आप अगर रट्टा मारोगे तो बेटा कैसा होगा? चीजें आपने खाली पढ़ी है, बस याद रहे तो ठीक है, आपके मेमोरी पावर के ऊपर डिपेंड करता है. बट अगर आप चीजों को समझ के फिर याद करोगे तो उसमें बेटा आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा. मैंने यहाँ पे लिखा एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स. प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करो. बोरेक्स का अगर हम लोग एक्वस सोल्यूशन बनाए तो वो पता है क्या होता है? अल्कलाइन होता है. और उसमें 2 कंपाउंड बने थे, याद है? एक तो NaOH बना था और एक H2B4O7 बना था, याद है? और ये जो NaOH है वो बेस है और ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? Na2SO4 बनाएगा. और ये जो H2B4O7 है उसका बाद में पता है हाइड्रोलिसिस हुआ था और वो बना था बोरिक एसिड में. तो याद है बोरिक एसिड वाज अ वीक एसिड, इस वजह से सॉल्यूशन क्या था बच्चों? बेसिक था. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
बोरिक ऑर्थोबोरिक एसिड फ्रॉम बोरेक्स. सेकेंड मेथड इज फ्रॉम कोलेमेनाइट. वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेमेनाइट. अभी कोलेमेनाइट से कैसे बनाया जाता है? कोलेमेनाइट बेसिकली होता क्या है? इट इज कैप ऑन 2611, कैप ऑन 2611, इसी को बेटा कोलेमेनाइट बोलते हैं. इट इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ टू ऑक्साइड्स. ध्यान देना, इट इज 2 times CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 3 times B2O3. ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. 2 times CaO देख लो, 2 times CaO एंड 3 times B2O3. देखो जरा, 2 कैल्शियम है, बोरॉन 6 है, ऑक्सीजन गिनो 2 एंड 9 11 हो गया. और सबको पता है दैट इट इज बेसिक ऑक्साइड एंड ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था आज ऑक्साइड्स में, इट इज एसिडिक ऑक्साइड. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सब चीजें देखो, आप क्या करते हो, कोलेमेनाइट का डायरेक्टली रिएक्शन लर्न कर लेते हो, इसलिए वजह आपको याद होगा बच्चों, भले आपको याद हो जाता रहेगा लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हो. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा है, इसके लिए मैं आपको इनऑर्गेनिक के वीडियोस दे रहा हूँ पहले, कि आपको समझना है चीजों को कैसे हो रही है चीजें. ठीक है ना. कोलेमेनाइट इज अ मिक्सचर ऑफ टू ऑक्साइड CaO एंड B2O3. ठीक है, अभी एक्चुअल में रिएक्शन कैसा होता है वो बताता हूँ. अगर हम लोग कोलेमेनाइट का रिएक्शन करें, मैं यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना. इसका रिएक्शन अगर हम लोग करें, अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन को इसके एक्वस सॉल्यूशन में से SO2 गैस पास करूँ, कौन सा गैस पास करूँ, SO2 गैस, तो बच्चों हम लोगों को एक फिल्ट्रेट मिलेगा. और वो फिल्ट्रेट को अगर हम लोग बाद में ड्राई होने दें तो हमको क्या मिलेगा, क्रिस्टल्स ऑफ बोरिक एसिड दैट इज H3BO3 मिलेगा. तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम बाइसल्फाइड प्लस H3BO3. मैं यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इसका मैकेनिज्म बताने वाला हूँ कि कैसे ये रिएक्शन हुई. सर आप इतना मैकेनिज्म बताते हो, क्या हमको याद रखना है? अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, याद तो नहीं रखना है मैकेनिज्म, बट मैं चीजें डिटेल में समझाऊंगा. क्यों? क्योंकि अगर आपको चीजें समझ में आ जाएगी तो उसको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा. तो अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है केमिस्ट्री में तो डेफिनेटली आपको इनऑर्गेनिक में भी जहां जहां मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ वहां पे आप समझ के लीजिए. ठीक है, तो अभी इस रिएक्शन का एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या है वो देख लीजिए. ठीक है, तो सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि SO2 इन केस समझो आप एग्जाम में भूल गए कि कौन सा गैस पास किया, तो आपको पता होगा, उसके पीछे एक लिंक है, एक रीजन है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों. ध्यान देना, जो आपका कोलेमेनाइट है कैप ऑन 2611, इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, 2 times CaO एंड 3 times B2O3 है, बराबर है. अभी होता क्या है वो देख लीजिए. ये जो 2 times CaO है वो कौन सा ऑक्साइड है पहले वो बताओ. बेसिक ऑक्साइड है. और SO2 गैस क्या याद है सबको, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड है बेटा. ये पानी में डिसॉल्व होकर H2SO3 बनाएगा, जो क्या है, एसिड है कि बेस है, एसिड है. ठीक है ना, तो याद रखना ये बेसिक है और ये क्या है, एसिड है. तो डेफिनेटली SO2 गैस और एक्वस सॉल्यूशन में तो वाटर भी तो होगा ही. तो इन तीनों का रिएक्शन होके क्या बनेगा, CaHSO3. ठीक है ना, इसको चलो थोड़ा अपन अलग से लिख लेते हैं अच्छे से, ताकि मैं ओवरऑल रिएक्शन भी समझा दूंगा आपको. ठीक है, तो 2 times CaO प्लस SO2 प्लस H2O लिख दिया मैंने. तो इसको बैलेंस हम लोग कर लेंगे. Ca ये आपका प्रोडक्ट बन गया, बाइसल्फेट तो डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो इसके तो कोई क्रिस्टल बनने वाले नहीं है. चलो अभी इसको बैलेंस करो. यहाँ पे 2 कैल्शियम, ये कहाँ से आ गए सर, 2 मैंने इधर से लिया है क्योंकि मुझे इस रिएक्शन के लिए लिखना है. इसको मैंने बैलेंस नहीं किया जनरली, ध्यान से देखना, मैं इसको बैलेंस करके बताऊंगा कैसे हो रहा है अभी. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा. 2 लिखते बच्चों सल्फर कितना हो गया देख लो, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा. हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी कितने हैं, 4 है, तो डेफिनेटली विल राइट हियर 2. तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा. अगर आपने रिएक्शन बराबर लिखा है तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा. कैसे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8, 10 हो गया, 10 और 2 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया बैलेंस. इज इट क्लियर? फिर बचा कौन सा, ये देखो SO2 गैस इस वजह से पास किया गया था. SO2 गैस इस वजह से पास किया था कि उसने उसको कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम बाइसल्फाइड में. अभी जो B2O3 है, B2O3 कितने मोल्स लिए हमने, 3 मोल्स लिए. अगर मैं इसका रिएक्शन करूं वाटर के साथ तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको किसमें, H3BO3 में. सर ये कैसे हो गया, समझाओ जरा. आप पहले मुझे ये बताओ, ये कौन सा ऑक्साइड था,
बेसिक था, ये कौन सा ऑक्साइड था, एसिडिक था। और मैंने आपको पहले बोला था जैसे SO2 को पानी में डालोगे, ये कौन सा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, तो एसिड बनाएगा वही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, तो H2SO3 बन जाएगा। इसमें सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +4 में, यहाँ पे भी +4 ही होगा। अगर मैंने ये का ये SO3 लिया होता तो यहाँ पे H2SO4 बनता। इसी तरीके से तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये है बेटा। तो आप बताओ यहाँ पे बोरॉन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +3 में था, तो यहाँ पे भी बोरॉन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +3 में ही होगा। इस तरीके से जब आप किसी भी एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डालते हो तो उसका एसिड बनता है वही सेम ऑक्सीडेशन नंबर का। अगर सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला एसिड पॉसिबल नहीं है तो वहां पे डिसप्रपोर्शनेशन होगा, जो कि मैंने एस ब्लॉक में डिटेल में समझाया है। तो बच्चों आप बताओ यहाँ पे बोरॉन कितने हैं, 6 हैं, सो विल राइट हियर 6। आप बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, सो विल राइट हियर 6। बच्चों इज इट क्लियर, समझ में आ रही है चीजें अभी। तो बच्चों बताओ जरा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं, 9 + 6 15 है, तो 15 है, तो यहाँ पे कितने हैं, 18 हो गए। तो कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 + 6 15 है, और यहाँ पे कितने हैं, 18 है। तो इसका मतलब और भी कुछ साइड प्रोडक्ट बन रहा है, जस्ट देखो कुछ बैलेंस करना बाकी है हमारा। बोरॉन कितने थे, 6 थे ना, तो हमने 6 लिख दिए, ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितने हैं, यस 18 है ना, तो 18 है, तो यहाँ पे कितना लिखना चाहिए था, 9 लिखना चाहिए था, ये मेरी गलती हो गई। तो 3 3 जा 9, 9 + 9, ऑक्सीजन कितने हो गए, 18, और यहाँ पे भी 6 3 जा 18 हो गया बच्चों। तो क्या मैंने जो कंपाउंड लिया था वो यहाँ पे यूज हो गया पूरा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, देखो ध्यान से, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों को मिला के क्या होगा, वो अभी ये मत लिखो, अब ये लिखो, ये देखो 2CaO एंड 3 टाइम्स B2O3 को मिला के मैं क्या लिख रहा हूँ, 26 11, क्या बॉन्ड 26 11 लिख दिया, प्लस हाउ मेनी SO2 आई हैव यूज्ड, 4 SO2, बराबर है 9 और 2, इनको कैंसिल मत करना, सेम साइड में तो ऐड होगा, 11 टाइम्स H2O to give what, 2 times of calcium bisulfite प्लस 6 टाइम्स H3BO3। तो यहाँ पे जब आप इसको पूल करोगे तो H3BO3 के क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी देखो ये सेम रिएक्शन वहां पे लिखी हुई है, बट क्या आप मुझे बताओ, अगर मैं भी एनसीईआरटी के हिसाब से एज इट इज अगर आपको लिख के बता देता ये जो कोएफिशिएंट है याद कर लेना बच्चों, तो क्या इतना मजा आता, नहीं। तो बेटा आरपी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे याद रखना मैकेनिज्म, नो डाउट सब रिएक्शंस के लिए लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएंगे सेशन, बट जहां जहां पे हम लोग पढ़ सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं, कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो आप बोलते हो ना एडवांस एडवांस जेई एडवांस, तो एडवांस में क्या होता है बच्चों, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना। वहां पे आपका कैसा होता है, कंसेप्ट चेक होता है कि आपको पूछ लेंगे इन कोलेमेनाइट इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, नेम देम। तो कौन कौन से ऑक्साइड्स है वो आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक और एक एसिडिक है, तभी तो दोनों साथ में है ना, नहीं तो बेटा साथ में कैसे रहते दोनों। क्यों SO2 गैस पास किया, इट SO2 गैस जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, कौन सा वाला ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, इन कोलेमेनाइट व्हेन SO2 गैस थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोलेमेनाइट व्हेन SO2 गैस इज पास्ड इट रिएक्ट्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स। अभी आप बोलोगे कोलेमेनाइट का फार्मूला था कार्बन 26 11 है, उसमें ऑक्साइड कहां से आ गया। तो स्टूडेंट्स ये सब चीजें बेटा वहां पे आ जाके तारे जमी हो जाते हैं बच्चे, क्यों, क्योंकि उनको ये सब चीजें पता नहीं होती। सो मुझे बताओ ये रिएक्शन मैंने मैकेनिज्म वाइज भी बता दी और एक एक चीज डिटेल में भी समझा दी। अभी इसका थ्योरी पॉइंट्स के अलावा पहले हम लोग इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा बच्चों। तो एक और क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, आउट ऑफ 11 H2O हाउ मेनी H2O आर यूज्ड फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ B2O3। तो आपका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 तो यहाँ पे यूज हुए देख लो, और 9 कहाँ यूज हुए, 9 यूज है बच्चों B2O3 के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो फॉर कोलेमेनाइट, तो अभी मैं इसको क्या लिखूंगा, फ्रॉम, पहली बात तो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, कोलेमेनाइट इज सस्पेंडेड इन वाटर, ये बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, इट इज सस्पेंडेड इन वाटर एंड SO2 gas is passed, SO2 gas is passed, then the filtrate is allowed to cool, which on cooling gives the crystals of boric acid, that is ortho
बोरिक एसिड। सो दिस इज द प्रिपरेशन फ्रॉम कोलेमेनाइट। तो अभी आप बोलोगे देखो भले दो प्रिपरेशन अगर मैं चाहता था तो बेटा हार्डली 5 या 7 मिनट में दोनों प्रिपरेशन कवर करवा सकता था, बट आपने सफिशिएंट टाइम लिया कि चीजों को अच्छे से समझे। भले आप लोग एग्जाम के लिए ये भले नहीं पढ़ोगे चलेगा, बट मुझे एक तसल्ली रहेगी कि मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में बता दी है बच्चों, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट। ये दो प्रिपरेशन आपको समझ में आ गए। अभी हम लोग पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे ना, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो ये कि इट इज अ वीक, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड, मोनोबेसिक लुईस एसिड एंड नॉट अरेनियस एसिड। ये अरेनियस एसिड नहीं है, इट इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड है बच्चों। कैसे, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास में बोरिक एसिड है जिसको हम लोग जनरली HbOH थ्राइस लिख सकते हैं, अगर मैं इसको वाटर के अंदर ऐड करता हूँ तो इट विल गिव यू, यहाँ पे ये क्या बेटा लुईस एसिड है, क्यों, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये OH वाटर के OH माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये बना देगा BOH4 माइनस, प्लस क्या आएगा यहाँ पे H प्लस। सो बेसिकली ये H प्लस कहाँ से आया, फ्रॉम वाटर, ठीक है। ये जनरली रिएक्शन को हम लोग थोड़ा रॉन्ग मानते हैं, क्यों, क्योंकि वाटर में कभी भी H प्लस आयन के फॉर्म में नहीं होता है। तो अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे BOH थ्राइस प्लस विल ऐड 2 वाटर, इसमें से एक वाटर तो क्या देगा, इसको OH माइनस देगा, एक वाटर एज इट इज रखो, ठीक है। तो OH माइनस जाने के बाद क्या बचेगा, H प्लस बचेगा। कैसे, 2 वाटर थे, एक को एज इट इज ही रखो, इसको एज इट इज रखो, इसको ब्रेक कर लो H प्लस एंड OH माइनस, तो ये OH माइनस तो BOH थ्राइस के साथ चला जाएगा, ये H प्लस जो है वो वाटर के साथ मिलकर क्या बना देगा, H3O प्लस। सो दिस विल गिव यू BOH4 माइनस प्लस H3O प्लस, ठीक है। तो ये आपका बोरिक एसिड है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आरएनएस एसिड कौन होते हैं, जो खुद प्रोटॉन देते हैं। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर्स अटेंड किया मेरा, तो उसमें मैंने बताया है कि जो आरएनएस एसिड होते हैं उनके अंदर दो कंडीशन होनी चाहिए, दे शुड कंटेन्स हाइड्रोजन एंड दे शुड गिव H प्लस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। तो ये H प्लस दे रहा है, बट खुद का थोड़ी है उसका H प्लस, वो तो वाटर का H प्लस है, तो इसको आप आरएनएस एसिड नहीं बोल सकते। ये कौन सा एसिड है, लुईस एसिड है। क्यों, क्योंकि वो OH माइनस को एक्सेप्ट कर रहा है और वाटर का H प्लस रिलीज कर रहा है। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं थोड़ा और पॉइंट्स ऐड करूंगा कि इसके अंदर अगर मैं NaOH डाल दूं तो क्या होगा, और फिर उसके अंदर सिस डायोल से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाती है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस का क्वेश्चन है। सिस डायोल्स ऐड करेंगे तो इसका रिएक्शन जो NaOH के साथ होता है वो रिवर्सिबल की बजाय फॉरवर्ड रिएक्शन में किस तरह से जाता है वो डिस्कस करेंगे। फिर हीटिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, व्हाई इट इज अ ग्रीसी सॉलिड वो डिस्कस करेंगे। और भी एक पॉइंट है जिसमें हम लोग बोल देंगे बोरेक आयन का जो टेस्ट होता है वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल जंप ऑन टू द यूजेस एंड दिस लेक्चर विल बी ओवर। तो आप लोग एक बार इसका फोटो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी हमारा कवर नहीं हुआ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर एक और पॉइंट बाकी है, ध्यान से सुनो। मैंने आपको बोला था कि सिस डायोल का कंसेप्ट क्या है, उसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। अगर हम लोग बोरिक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, क्यों NaOH के साथ, क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा इट इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड नॉट अरेनियस एसिड। तो अगर मैं इसका रिएक्शन किसके साथ करा दूं, NaOH के साथ, तो इट गिव्स मी टू प्रोडक्ट्स, मेनली NaBOH4, क्योंकि BOH4 माइनस था तो एक Na इसके साथ हो गया, साथ में बनता है NaBO2 और वाटर बनता है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें बच्चों तो ये जो रिएक्शन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना। अभी मैं बैलेंस तो नहीं कर रहा इसको, लेकिन ये एक रिएक्शन कौन सी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर हम लोग को इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो हम लोग इसके अंदर जनरली कोई भी सिस डायोल ऐड कर सकते हैं। सिस डायोल क्यों, ट्रांस नहीं, सिस डायोल ऐड कर सकते हैं। सो द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, द रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्सिबल। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, बोरिक एसिड ऑन रिएक्शन विद NaOH gives a reversible reaction. The reaction can be made in the forward direction or can be made to move in forward direction by addition of dash, ठीक है। तो आपको वहां पे याद रखना है the reaction is reversible and can be moved in forward direction, in forward
डायरेक्शन by addition of any cis diol, अगर आप cis diol ऐड करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अपने आप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं थोड़ा एग्जांपल वाइज समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। इसका जो पार्ट है, देखिए जरा, इसका जो पार्ट है, ये जो NaBOH 4 टाइम्स जो है, ये बेसिकली कैसे टूटता है बताओ। ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स अनायन होगा, BOH4 माइनस हो जाएगा, करेक्ट। तो जब इसका रिएक्शन सिस डायोल के साथ होता है, सिस डायोल जैसे कैटेकॉल है, कैटेकॉल पता होगा सबको, फिनॉल में मैंने सिखाया था कैटेकॉल। कैटेकॉल क्या होता है, इट इज अ सिस टाइप, OH यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, राइट। तो इसके साथ अगर इसका रिएक्शन हो जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाती है, उसका रीजन देखना। तो स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है वो देख लेते हैं। B जो है OH है, यहाँ पे भी OH, टोटल कितने OH है, 4 OH है, और इस बोरॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस है। तो अगर मैं इसका रिएक्शन कैटेकॉल के साथ कर दूं, यहाँ पे ऐसे देखिएगा जरा ध्यान से, सिस होना चाहिए, ट्रांस हो जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा ना, इस वजह से सिर्फ ये कौन सा होना चाहिए, सिस होना चाहिए, राइट। तो इसमें कोई भी हो सकता है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूं आपको। तो ध्यान से देखना, यहाँ से H2O एलिमिनेट होगा, यहाँ से भी H2O एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी H2O क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, देखिए जरा, यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से O, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये सब जगह से वाटर एलिमिनेट हो गया। तो जैसे ही वाटर एलिमिनेट हो जाएगा 4 मॉलिक्यूल्स, वैसे ही क्या बनेगा, यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे O, यहाँ पे भी O, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे O, O, यहाँ पे ये। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड बना है, दिस इज व्हाट, इसके अंदर ये चिलेट बन गया बच्चों। चिलेट मतलब पता है ना सबको, रिंग, यस, ये अभी भी चिलेट और यहाँ पे भी चिलेट। सो दिस इज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। आप इसको ऐसा ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हो, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है और ये, सो दिस इज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। और स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ तो डेफिनेटली बच्चों ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका मतलब रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो द रिएक्शन कैन बी मूव्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय एडिंग एनी सिस डायोल। सिस डायोल ऐड करते रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाने चालू हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चालू हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव कवर्ड, इट इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड, नॉट अरेनेस एसिड। बार-बार चीजें मैं बोलूंगा तभी बच्चों आपको याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ हीट और हीटिंग इफेक्ट। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा हमने वहां पे पढ़ा था, वहां पे कहां पे बोरेक्स में पढ़ा था, वैसे यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोरिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो सुनो, H3BO3 जिसको हम लोग ऑर्थ्रोबोरिक एसिड बोलते हैं, मैंने आपको NOCB के अंदर सब बताया था कि इसका नाम ऑर्थ्रो, मेटा, ये सब क्यों पड़ता है, सब बताया था मैंने। जब मैं इसको हीट करता हूँ, इसमें से एक वाटर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा HBO2 और इसी को बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, ठीक है ना। जब मेटाबोरिक एसिड को फर्दर हीट किया जाता है, एक से तो वाटर नहीं निकल सकता, 4 मॉलिक्यूल्स को जब हीट किया जाता है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें बच्चों, H2B4O7 में, ठीक है ना। इसी को क्या बोला जाता है, टेट्राबोरिक एसिड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राबोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस्ड है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 8 है, और यहाँ पे कितने हैं, 7 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, करेक्ट बोलो, हाइड्रोजन कितने, 4, और यहाँ पे 2 ही है, तो डेफिनेटली एक क्या होगा, यहाँ पे H2O हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो फिर अगर हम लोग फर्दर इसको हीट करते हैं, लाइक H2B4O7, इसको आप फर्दर अगर हीट करते हो टू रेड हॉट, इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा, एंड इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2O3, जो हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। सो दिस इज योर
इफेक्ट ऑफ व्हाट, हीट, और एक्शन ऑफ हीट ऑन दिस कंपाउंड। नाउ अगर हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़े, ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट है, ग्रीसी टू टच होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट वो थोड़ा सा बड़ा है, हम लोग पहले एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक ये वाला, टेस्ट फॉर बोरेट आयन, टेस्ट फॉर बोरेट आयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। टेस्ट फॉर बोरेट आयन, अगर हम लोग बोरिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं इथेनॉल के साथ, 3 मोल्स ऑफ इथेनॉल, क्यों? बिकॉज OH थ्राइस है, तो यहां से इथेनॉल का OH और इसका एक H एलिमिनेट होगा, वाटर रिमूव होगा, और यहाँ पे बनेगा ट्राई इथाइल बोरेट, जिसको आप लोग इथाइल ऑर्थोबोरेट भी बोल सकते हो, इसका नाम है ट्राई इथाइल बोरेट। और ये जो कंपाउंड है वो एक वोलेटाइल कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? वोलेटाइल। और जब इसको फ्लेम के एज के अंदर लेके जाया जाता है, वोलेटाइल भी है, तो इट बर्न्स विथ ग्रीन एज्ड फ्लेम, इट बर्न्स विथ ग्रीन एज्ड फ्लेम। मतलब नहीं समझा सर? ये देखो, इसके वेपर जैसे कांटेक्ट में आते हैं किसके, फ्लेम के, ऐसे ही ये फ्लेम है, इसके जैसे कांटेक्ट में आता है ये वाला एज, मेरे पास अभी ग्रीन कलर का चौक नहीं है, तो ये जो एज होता है किसका, फ्लेम का एज, वो कौन से कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं ग्रीन एज्ड फ्लेम। सो दिस इज द टेस्ट फॉर बोरेट आयन। अगर ग्रीन एज फ्लेम आ रहा है तो बोरेट आयन का टेस्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका थ्योरी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखो। ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ ethanol forms volatile triethyl borate, पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लेना, triethyl borate which burns with green edged flame, so this is basically the test for बोरेट आयन। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले हमने बोरैक्स भी टेस्ट भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका मेरा रेटिंग जो रहेगा वो बहुत ही हाई रहेगा। सो स्टूडेंट दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारा सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बाकी है कि व्हाई बोरिक एसिड इज ग्रीसी टू टच, उसका रीजन क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन लास्ट पार्ट क्या है, यूजेस है। तो एक और बोर्ड प्रेजेंटेशन में अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आप लोग इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। Okay students, so the last property that H3BO3 is greasy to touch. जैसे grease कैसा होता है, it is greasy to touch and is less soluble in cold water. ठंडे पानी में बेटा ये कम soluble है, जैसे हमने बोरैक्स के अंदर पढ़ा था वैसे ही, but it is highly soluble in hot water. क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बेटा the BOH thrice unit, the BOH thrice units are bonded together through which bonds? Hydrogen bonds, and giving 2D structure. याद रखना, it's very important MCQ question. 2D sheet like structure having hexagonal symmetry. इसका symmetry कैसा आता है? Hexagonal symmetry. ये structure मैं अभी आपको पूरा complete करके बताऊंगा, बट आप लोग जब बनाओगे तब कैसे बनाना मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम यहाँ पे अपना अननेसेसरली वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने पहले बना के रखा है, बट आपको मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है। ट्रायंगल्स बनाने ऐसे थोड़े से, ये देखो ये दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ में थोड़ा सा गैप रख के इन्हीं को बेटा यहाँ पे रेप्लिका बनाना है सेम, ताकि ये काम देखो फास्ट हो। ये मैंने एकदम परफेक्ट बनाया तो थोड़ा टाइम लगा है, इसके लिए मैंने वो वीडियो में पार्ट एडिट किया। ये वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट जो ट्रायंगल है ऊपर से, वो इसके सेंटर के अंदर इसका वर्टेक्स होना चाहिए, ऐसे इसके सेंटर में इसका वर्टेक्स होना चाहिए। देख लो इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, इसमें इसका वर्टेक्स होना चाहिए, ऐसे ऐसे आप 6 ट्रायंगल्स बना देना, ठीक है। चलो अभी ध्यान देना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट है वो कैसे होगा, ध्यान से देखना। हर बोरॉन जो है BOH ट्राइस यूनिट क्या होता है, B के ऊपर कितने OH, 3 OH, ठीक है, ऐसे आपको शो करना है। तो हर एक ट्रायंगल के बेटा ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होता है ना, देखो ना ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, तो हर ट्रायंगल के प्लेन में सेंटर में कौन है, बोरॉन है। तो मैं यहाँ पे हर एक जगह पे बोरॉन लिख देता हूँ, अच्छे से ध्यान से समझना, ये बोरॉन हो गया, ठीक है। देखो जरा डायग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे हर कॉर्नर पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा चलेगा, बट एक वन टाइम में बच्चों ये
क्योंकि आप जब बनाओगे और नोट्स जब तक परफेक्ट नहीं होंगे हम लोग को पढ़ने का मजा नहीं आएगा, ठीक है। हर जो यहाँ पे कॉर्नर है उधर ऑक्सीजन आप डाल सकते हो, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए फिर हमारा। ये सब जनरली डायग्राम्स बताए नहीं जाते क्योंकि इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बट हम लोग एक एक चीज़ कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा भले वीडियो बड़ा हो जाए चलेगा, बट कवर हर चीज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अभी क्या हर एक ऑक्सीजन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना मैं कैसे डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे दो ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन बना दो पहले, हर जो दो ऑक्सीजन है उनके बीच में एक एक हाइड्रोजन बना दो, ठीक है। ये दो ऑक्सीजन है, एक एक हाइड्रोजन बीच में डाल दो पहले। जहां जहां आपको दो ऑक्सीजन दिख रहे हैं वहां पे एक एक हाइड्रोजन प्लेस कर दो। यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन। अभी इसके बीच में मत डालना है इसे, ठीक है। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। अभी ट्रिक सुनो बच्चों, फर्स्ट वाला जो ऑक्सीजन है वो तो बेटा कैसे बॉन्डेड है, बोलो। यस, कोवैलेंट के थ्रू, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। ये देखो ये इसका कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अगर ये इसका कोवैलेंट बॉन्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर डेल पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर डेल नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो मैं ये डॉटेड वाला बता रहा हूँ वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, करेक्ट। अगर यहाँ पे ये वाला बॉन्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे इसके ऑपोजिट में, यहाँ पे कोवैलेंट है तो यहाँ पे कोवैलेंट होना चाहिए, और यहाँ पे जो ये वाला है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। यही पैटर्न आपको पूरा इसमें फॉलो करना है। तो सुनो, अगर यहाँ पे कोवैलेंट है, ये वाला कोवैलेंट है ना, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन है तो ये वाला कोवैलेंट, इसके ऑपोजिट वाला कोवैलेंट। कितना अच्छा इजी स्ट्रक्चर है। अगर ये वाला कोवैलेंट है तो ये वाला हाइड्रोजन, करेक्ट। इजी लग रहा है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला कौन सा है, कोवैलेंट है, तो डेफिनेटली ये वाला कौन सा होना चाहिए, हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन है तो ये वाला क्रॉस में हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ये दोनों हाइड्रोजन हो गए तो बच्चे जो है ये दो कौन से वाले हो जाएंगे, कोवैलेंट हो जाएंगे। ऐसे देखो स्ट्रक्चर बनते जाएगा आराम से, बहुत ही ईजी है। ये वाला कौन सा था, हाइड्रोजन था, तो डेफिनेटली ये वाला इसके जस्ट कनेक्टेड जो होगा वो कोवैलेंट होगा। ये कोवैलेंट है तो क्रॉस में कोवैलेंट हो जाएगा बच्चों, और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाएगा, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स अगर ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो ये कोवैलेंट है, ये कोवैलेंट है तो क्रॉस में वापस कोवैलेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड। केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल, यू नो। उसके बाद में अगर ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो ये वाला कौन सा आ जाएगा, कोवैलेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी कोवैलेंट हो जाएगा। चलो तो ये आपका एक प्रॉपर क्या हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। अभी आप बोलोगे सर इस बोरॉन की बात करो, चलो इस ऑक्सीजन की बात करो। इस ऑक्सीजन के ऊपर आपने बोला कि ये वाला तो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो इसका खुद का जो कोवैलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन था वो किधर है, तो स्टूडेंट्स वो वाला किसी और के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। इससे आप समझ रहे मेरी बात को, और के साथ ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये देखो ये नॉर्मल लाइन हो गया। अगर इधर नॉर्मल है तो इधर डैश आएगा, देख लो भले, क्यों, क्योंकि ये वाला नॉर्मल नहीं है। ये कौन सा है सर, ये नॉर्मल है, तो इसके बाजू में यहाँ पे भी ये तो किसी के साथ जुड़ा होगा ना, तो ये वाला डैश हो जाएगा। अगर ये डैश है तो नेक्स्ट वाला नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल है तो ये वाला वापस डैश, फिर नॉर्मल। ये क्या है बच्चों, ये हाइड्रोजन है जो किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, शीट लाइक स्ट्रक्चर, 2D शीट, एक लॉन्ग शीट हो जाएगा पूरा। इस बोर्ड के ऊपर फैलाते जाओ, बनाते जाओ, जितना बना सकते हो, बट आपको इतना सा याद रखना है ताकि ये आपको इजी लगे, ठीक है। फिर बाद में आप खुद ही समझ सकते हो, अभी आपको मेरी जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, अगर यहाँ पे डॉटेड है तो यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल है तो डेफिनेटली डॉटेड। और आप देख सकते हो हर एक जो एज वाले हैं उनमें देखो एक डॉटेड एक नॉर्मल होगा, देख लो, एक डॉटेड एक नॉर्मल, तो डेफिनेटली यहाँ पे डॉटेड है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप कंसेप्ट वाइज पढ़ोगे तो आपको हर चीज इजी लगेगी। अगर फर्स्ट टाइम आप ये स्ट्रक्चर देखोगे विदाउट योर टीचर तो डेफिनेटली आपको भी लगेगा कि यार ये तो चलो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, हमको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ रही है अभी, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ट्रेमेंडस क्या है, कौन से बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेटा इट इज ग्रीसी टू टच, ठीक है ना। एंड
ठंडे पानी के अंदर इन बॉन्ड्स को तोड़ने की एनर्जी नहीं होगी, तो ये लेस सॉल्युबल होगा। जब पानी गर्म होगा तो ये बॉन्ड्स जो है टूट जाएंगी एंड इट विल बी हाईली सॉल्युबल एंड 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर। इसको 3D वैसा मत पढ़ना। जब हम लोग ग्रुप नंबर 14 पढ़ेंगे तो मैं आपको फुलरिन का भी कुछ सॉर्ट ऑफ इतना छोटा स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा। फुलरिन तो फुटबॉल जैसा सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट आपको क्लियरली अभी चीजें कंसेप्ट वाइज समझ में अभी आ गई होगी। और आपने देखा होगा मैं हर एक चीज प्रेजेंटेशन के साथ इसलिए बताता हूँ ताकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी हर एक चीज को वैसे ही बनाए। जब आप नोट्स में अच्छे से लिखोगे स्टूडेंट्स तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका हेक्सागोनल सिमेट्री लाइक स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, द यूजेस ऑफ H3BO3। व्हाट आर द यूजेस ऑफ H3BO3 वो आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, मैं फिर भी एक बार रीड कर लेता हूँ। एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के तौर पे बोरिक एसिड सॉल्यूशन यूज होता है। आई वॉश के लिए भी यूज होता है। वाटर सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज यूज्ड इन आई वॉश में भी यूज होता है एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज एन एनामल इन pottery industry and it is also used in glass industry. So it is used in glass and pottery industry. This structure is very clear. I think बहुत अच्छे से clear structure बना है हमारा। तो स्टूडेंट्स आप भी अपने नोटबुक में ऐसे ही बनाना। ये वाले जो बॉन्ड्स हैं इनको अलग अलग कलर पेन से बना देना ताकि वन टाइम बने आपका बुक, आपको खुद जब ओपन करो तब आपको फील हो कि पढ़ना है। बच्चों सर आप ऐसा क्यों बार बार बोलते हैं नोट्स का? स्टूडेंट्स मैं खुद अपने कॉलेज का टॉपर रह चुका हूँ एमएससी में। एमएससी पार्ट 2 आई वाज फ्रॉम विल्सन कॉलेज। मैंने अपना कॉलेज टॉप किया है सेकंड ईयर में। एमएससी पार्ट 2 में कंबाइन होता है एमएससी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मेरे नोट्स अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सब नोट्स, जनरली हम लोग को एमएससी में कोई बुक्स नहीं होते हैं, हम लोग को रेफरेंस बुक में से नोट्स बनाना होता है, खाली सिलेबस दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स टीचर सिखाते हैं बट बहुत ज्यादा पोर्शन होने की वजह से वो लोग भी पूरा नहीं कर पाते। ऐसे मैं नहीं बोल रहा कि नहीं सिखाते हैं, सिखाते वो बट पूरा नहीं हो पाता। तो हम लोग को अपने साइड से एफर्ट्स बहुत लेना पड़ता है। तो मैंने बहुत बहुत टाइम ले लेके अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक्स यूज कर करके नोट्स बनाया था। तब से मुझे एक हैबिट हो गया है कि जब चीजों को आप अच्छे से लिखते हो तो आपको भी ज्यादा टाइम तक याद रहती है। तो स्टूडेंट्स हमने लेक्चर नंबर 4 में ऑर्थ्रोबोरिक एसिड पूरा कंप्लीट किया, एक एक चीज कवर कर लिया। अभी लेक्चर नंबर 5 में हम लोग डाइबोरिन पढ़ेंगे। डाइबोरिन मतलब B2H6, जो हम लोग ने एक्चुअली तो NOCB में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल करके पूरा एक लेक्चर ही लिया है, बट यहाँ पे हम लोग फिर भी उसको कवर करेंगे, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी कवर करेंगे। सो आई होप यू मस्ट हैव फॉलोड द कंसेप्ट, ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो हम लोग ने पढ़ा। थोड़ा अच्छा भी लगा होगा, चीजें अच्छे से समझ में भी आ रही है। ब्लॉक्स बच्चों डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप उनको अच्छे से समझ के अगर लिख लोगे नोटबुक में और टाइम टाइम पे रिवाइज करोगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। एंड डोंट थिंक कि अगर आप ब्लॉक्स नहीं पढ़ोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, डेफिनेटली नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कंसेप्ट ऑफ डाइबोरिन। टिल देन थैंक यू।